300 साल पहले स्वर्ग की इच्छा प्रकट हुई। अनगिनत गुप्त साम्राज्य और कालकोठरी धरती पर उतर आए। उनके साथ कई शक्तिशाली राक्षस आए जिन्होंने मानवता के लिए सर्वनाश की घोषणा की। शुरुआती अराजकता के बाद जागृत लोग उभरे। नौकरी बदलने वालों के पास एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसने उन्हें उन राक्षसों को हराने और दुनिया को उसके निकट विनाश से बचाने में मदद की। राक्षसों से लड़ने के लिए नौकरी बदलने वालों ने धन और सामग्री प्राप्त करने के लिए गुप्त साम्राज्यों का पता लगाना जारी रखा। राष्ट्रों ने इन नौकरी बदलने वालों को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, जिससे सभी 18 वर्ष की आयु में जाग सकें। 18 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए एक कक्षा को जगाने का दिन आया। एक कक्षा को जगाने के लिए किसी को एक जादुई नीले क्रिस्टल को छूना था। कई छात्रों ने क्रिस्टल को छुआ। कक्षा 2 के तीसरे वर्ष का वांग वाई नामक एक छात्र एक कक्षा को जगाने में विफल रहा और उसे बिना कक्षा वाला छात्र करार दिया गया। वर्ष की कक्षा 3 से लाई वाई नामक एक अन्य छात्र ने तलवारबाज वर्ग को सफलतापूर्वक जागृत किया। दूसरे वर्ष की कक्षा 3 से वांग हाओ नामक एक अन्य छात्र ने शिल्पकार वर्ग को सफलतापूर्वक जागृत किया। जागृति को आमतौर पर उनके वर्ग, युद्ध, समर्थन और निर्माण के अनुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। युद्ध श्रेणी सबसे व्यवहारिक थी और हर कोई इसे प्राप्त करना चाहता था, जबकि दूसरी ओर कोई भी सृजन श्रेणी प्राप्त नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस श्रेणी में वे लोग थे जो लड़ नहीं सकते थे और जिन्हें सबसे कमजोर और सभी द्वारा तिरस्कृत माना जाता था। कई और छात्रों ने क्रिस्टल को छुआ और बैंगनी बालों वाला एक छात्र खुश हो गया क्योंकि उसने जादुई तलवारबाज नामक युद्ध श्रेणी को जागृत किया था। दूसरी ओर एक अन्य छात्र दुखी हो गया और रोने लगा क्योंकि उसने सृजन श्रेणी को जागृत किया था। उसे आश्चर्य होने लगा कि वह इस वर्ग को कैसे जागृत करने में कामयाब रहा जो युद्ध के लिए अच्छा नहीं था। जागृति समारोह पूरा होने के बाद वर्ग श्रेणी को भी विभाजित किया गया था। आमतौर पर उनमें से 4 श्रेणियों सामान्य, गुप्त और दिव्य में विभाजित किया गया था। दिव्य पद सबसे दुर्लभ था। ये पद 100 साल में एक बार ही देखा जा सकता था। अब हमारे नायक जियांग चेन की बारी थी कि वह क्रिस्टल को छूकर एक कक्षा को जागृत करे। उसने क्रिस्टल को छुआ और उसमें से एक शक्तिशाली प्रकाश निकलने लगा। ये देखकर अन्य छात्र आश्चर्यचकित हो गए। भूरे बालों वाले एक लड़के ने जियांग चेन की ओर अपनी उंगली उठाई और सभी को बताया कि वह अकादमी का विलक्षण व्यक्ति है। एक अन्य छात्र ने दूसरों को बताया कि यह जागृति का संकेत है। जब जियांग चेन क्रिस्टल को छू रहा था तो उसमें से एक शक्तिशाली प्रकाश निकलने लगा जो तेजी से आकाश की ओर बढ़ने लगा। छात्रों को आश्चर्य होने लगा कि यह कक्षा किस पद की है। कई लोगों ने सोचा कि यह एक दिव्य कक्षा हो सकती है, क्योंकि जियांग चेन ने सैकड़ों वर्षों में कोई दिव्य प्रतिभा नहीं दिखाई थी। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल से एक शक्तिशाली प्रकाश निकलने लगा जिससे आकाश में एक विशाल वृक्ष बन गया, जो शहर के हर कोने से दिखाई दे रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई दिव्य श्रेणी का वर्ग जागृत होता है तो एक ऐसी घटना घटती है जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती है। कुछ सेकंड बाद वर्ग का जागरण सफल रहा और जब जियांग चेन एक हाथ से क्रिस्टल को छू रहा था तो उसने अपना दूसरा हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला और बस आकाश को घूरता रहा। उसी समय निर्देशक वांग प्रकट हुए। उन्होंने जियांग चेन के पास जाकर उसे स्कूल का गौरव होने के लिए बधाई दी। हालांकि वह जानता था कि जियांग चेन एक लड़ाकू वर्ग को जागृत कर सकता है, लेकिन उसने उससे दिव्य वर्ग को जागृत करने की उम्मीद नहीं की थी। ये कहने के बाद निर्देशक वांग ने जियांग चेन से पूछा कि उसने कौन सा वर्ग जागृत किया है। जियांग चेन ने अपना सिर थोड़ा निर्देशक की ओर घुमाया और कुछ आश्चर्यचकित हुआ। मुस्कुराते हुए उसने निर्देशक वांग को समझाया कि उसने जो वर्ग जागृत किया था वह लड़ाकू वर्ग नहीं था। ये सुनकर निर्देशक वांग चौंक गए। अपने चेहरे पर आश्चर्य की झलक के साथ वह जियांग चेन को देखने लगा। ये देखकर कि जियांग ने लड़ाकू वर्ग को जागृत नहीं किया था, उसने उससे पूछा कि क्या उसने फिर कोई सहायक वर्ग जागृत किया है। जियांग चेन ने अपना शरीर निर्देशक वांग की ओर घुमाया, अपने हाथों को बगलों की ओर बढ़ाया और उसके हाथों की हथेलियों में आत्माओं से बने पौधे दिखाई दिए। उसने सभी को बताया कि उसने आध्यात्मिक गुरु नामक दिव्य रैंक के सृजन वर्ग को जागृत किया है। उसने ये भी कहा कि यह प्रतिभा वृक्षारोपण और छोटे जीवों के विकास में सहायता करने के लिए थी। ये सुनकर निर्देशक और अन्य लोग चौंक गए। आश्चर्यचकित नजर से उसने जियांग चेन को घूरना शुरू कर दिया और समझाया कि यह बुरा था क्योंकि सृजन वर्ग में लड़ाकू क्षमताएं नहीं थीं, इसलिए दिव्य रैंक भी बेकार माना जाता था। निर्देशक वांग के साथ आए प्रोफेसर ने जियांग चेन से कहा कि वह निराश न हो, क्योंकि भले ही वह लड़ न सके, कम से कम वह सुरक्षित तो रह सकता है। उसने समझाया कि आध्यात्मिक गुरु शोध के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। उसने ये भी कहा कि उसने जो सिफारिश का वादा किया था वह अब संभव नहीं है। उन्होंने जियांग चेन को सलाह दी कि वे शोध क्षेत्र में प्रवेश करें, क्योंकि एक प्रोफेसर उन्हें अनुशंसा पत्र दिला सकता है।
प्रोफेसर के बोलने से ठीक पहले अल्पविराम। जियांग चेन ने उसे बीच में टोका। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। उसने अपने हाथ अपनी जैकेट की जेब में डाले और प्रोफेसरों से दूर जाते हुए उसने बताया कि उसे कुछ काम करना है। छात्रों में से एक ने हंसना शुरू कर दिया और अपने सहपाठी से कहा कि यह सब एक तमाशा है, क्योंकि उसने सोचा था कि जियांग चेन ने किसी तरह की दिव्य युद्ध कक्षा प्राप्त की है, लेकिन ये सिर्फ एक सृजन कक्षा निकली। दूसरे छात्र ने अपना हाथ उसके चेहरे के पास रखा और अपने दोस्त से कहा कि जीवन आश्चर्यों से भरा है। उसने ये भी कहा कि सभी को लगता था कि अकादमी का प्रतिभाशाली जियांग एक युद्ध कक्षा को जगाएगा और अब चाहे वह अकादमिक रूप से कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे बेकार माना जाएगा। जियांग चेन ने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा, जबकि पास के छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। छात्रों में से एक ने दूसरों से कहा कि ये देखना काफी मजेदार था, क्योंकि जियांग चेन अकादमी में प्रवेश करने के बाद से ही कड़ी मेहनत का राजा रहा है। एक अन्य छात्र ने दूसरों को बताया कि उसने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी कि उसे सृजन वर्ग मिल गया। एक अन्य छात्र ने दूसरों को बताया कि लिन, स्कूल की सुंदरी जो हमेशा दूसरे स्थान पर आती थी, ने एक गुप्त युद्ध वर्ग को जागृत किया था। इतने सारे चुटकुले सुनकर जियांग चेन बस मुस्कुराया और सोचा कि अभी कुछ पल पहले उन दो छात्रों ने उसके साथ बहुत क्रूरता की थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सृजन वर्ग के साथ जागने से चीजें इतनी नाटकीय रूप से बदल जाएंगी। इस बारे में सोचते हुए उसे कोई संदेह नहीं था कि इस दुनिया में केवल ताकत ही मायने रखती है। वह सोचने लगा कि सृजन वर्ग में क्या गड़बड़ है, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ की हथेली के ऊपर एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। सिस्टम अधिसूचना के अनुसार जियांग चेन ने अपनी कक्षा जागृति सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। उसने दिव्य रैंक आध्यात्मिक गुरु नामक वर्ग को जागृत कर लिया था और प्राकृतिक आपदा कीट प्रणाली को खोलने की शर्तें भी पूरी हो गई थीं, जिसमें कीटों की प्रारंभिक मां को अनलॉक किया गया था। जियांग चेन ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और सिस्टम विंडो को घूरते हुए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, ये सोचकर कि यह क्लास उसके लिए एकदम सही है। हमारे नायक का नाम जियांग चेन था। मरने के बाद वह इस जागृत दुनिया में पुनर्जन्म लेता है। अंधेरे युग के समाप्त होने के बाद पूरी दुनिया विभिन्न राक्षसों और काल कोठरी से भर गई। यह उस दिन से था जब इस दुनिया ने ताकतवरों का सम्मान करना शुरू किया। वह इस कठोर दुनिया में जीवित रहने के लिए एक अनाथ के रूप में पुनर्जन्म लेता है। इस दुनिया में कुछ भी न होने के बावजूद उसने 18 साल की उम्र से पहले अपना सब कुछ दे दिया। उसने सोचा कि उसे जीवन यापन करने के लिए अपने कौशल पर निर्भर रहना होगा। उसे आश्चर्य हुआ, 1 महीने पहले एक सामान्य दिन उसके सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, जिसने उसे सूचित किया कि कीट आपदा प्रणाली को वर्ग जागृति के बाद विलय कर दिया जाएगा और सिस्टम सफल स्थानांतरण के बाद सक्रिय हो जाएगा। जियांग चेन ने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और सिस्टम विंडो को देखते हुए उसने सोचा कि कीट जाति, जिसने कभी अंधेरे युग के दौरान मानवता को तबाह कर दिया था, एक बेहद शक्तिशाली जाति थी। उसने सुना था कि पिछली बार जब कोई प्राकृतिक आपदा आई थी तो उसे रोकने के लिए मानव जाति के 12 राजाओं में से 9 की बलि दी गई थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और सोचा कि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। वह सिस्टम विंडो को घूरने लगा और जब उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी तो उसने सोचा कि जब तक वह कीट जाति की ताकत का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है, तब तक कीट जाति के पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। बिना कुछ सोचे जियांग चेन ने सिस्टम को सक्रिय कर दिया और ऐसा करके वह सिस्टम के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। वह इधर उधर देखने लगा और कुछ उलझन में पड़ गया। वह आगे देखने लगा। उसने अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ अपने सिर के पास रखा और सोचा कि यह उसकी चेतना का अपना सागर है। उसके सामने एक महान आध्यात्मिक वृक्ष था। इसे देखकर जियांग चेन को आश्चर्य होने लगा कि क्या यह उसकी प्रतिभा थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह एक वृक्ष होगा। और अधिक सिस्टम विंडो दिखाई दी। जियांग चेन के पास कई वर्ग प्रतिभाएं थीं। ये प्रतिभाएं सभी चीजों का विकास थीं और बलिदान की आवश्यकता थी। इन्हें हर 10 दिन में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था और प्रति लक्ष्य एक बार इस्तेमाल तक सीमित थे। पहली प्रतिभा को सभी चीजों के फल कहा जाता था। बलिदान के माध्यम से जियांग चेन फलों की वृद्धि प्रगति को आगे बढ़ा सकता था और एक विशेष फल बेतरतीब ढंग से गिर सकता था। दूसरी प्रतिभा को बेहतर विकास कहा जाता था। इस क्षमता ने उसे जीवित प्राणियों की वृद्धि दर बढ़ाने की अनुमति दी। वर्तमान में इस क्षमता ने विकास दर को 10% बढ़ा दिया। इस क्षमता का उपयोग करके जियांग सभी जीवित प्राणियों के विकास को तेज कर सकता था और कूलडाउन की अवधि 8 घंटे थी। जियांग चेन ने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और जब वह सिस्टम विंडो को देख रहा था तो उसने सोचा कि यह सिस्टम अच्छा है, क्योंकि इसने उसकी प्रतिभा का भी सक्रिय रूप से विश्लेषण किया था।
हालांकि इन प्रतिभाओं में युद्ध क्षमता की कमी थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक को उसके सिस्टम पर लागू किया जा सकता था। जब वह विचलित था तो एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई और उससे पूछा कि क्या वह माँ कीट को बुलाना शुरू करना चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग चेन ने सिस्टम से माँ कीट को बुलाने के लिए कहा। उस समय जमीन से एक बुरी ऊर्जा उभरने लगी और एक सिस्टम अधिसूचना विंडो उसे सूचित करने के लिए प्रकट हुई कि माँ कीट को बुलाया जा रहा है। जैसे ही जियांग ने ऊर्जा को देखा, उसने सोचा कि माँ कीट की एक मजबूत उपस्थिति थी। कई सेकंड बाद एक और सिस्टम विंडो उसे सूचित करने के लिए प्रकट हुई कि 9 पंख वाले मियाज़मा नामक प्राकृतिक आपदा रैंक माँ कीट को बुलाने का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। कीड़ों की माँ एक विशालकाय प्राणी थी। वह जियांग चेन को घूरने लगी, जो कई कदम पीछे हट गया और आश्चर्यचकित हो गया। कीड़ों की माँ की स्थिति विंडो दिखाई दी। उसे 9 मियाज़मा विंग कहा जाता था। रसातल से उसे मृत्यु की साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। एक बार एक आपदा के रूप में उसने एक प्राकृतिक आपदा जितनी बड़ी तबाही मचाई और फिर तीसरे युग के दौरान गायब हो गई। उसका वर्तमान भक्षण मूल्य 0% था। जियांग का कीट माता के साथ 100% संबंध था। जियांग को भक्षण जारी रखना था और क्षमताओं को अनलॉक करने के लिए कीटों की अगली पीढ़ी का प्रजनन शुरू करना था। कीट माता जियांग के पास पहुंची, जो आश्चर्यचकित था और सोचने लगा कि वह इतनी विशाल क्यों थी। कीट माता जियांग को घूरने लगी और उसे गुरु कहकर संबोधित किया। उसने खुद को लिटिल नाइन के रूप में पेश किया और बताया कि वह बहुत भूखी थी और भयंकर जानवरों को खाना चाहती थी। एक और सिस्टम विंडो उसे सूचित करने के लिए प्रकट हुई कि कीट माता की वृद्धि दर 10% बढ़ गई थी। अब जियांग इस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए एक बलि वस्तु का उपयोग कर सकता था। उसकी प्रतिभा की बदौलत पहला संवर्धन किसी भी बलि वस्तु का उपभोग नहीं करेगा। जियांग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सिस्टम विंडो को देखते हुए उसने सोचा कि अब जब उसे बलि वस्तु का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, तो बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिस्टम से कीट माँ को अपग्रेड करने के लिए कहा। कीट माँ का शरीर एक शक्तिशाली हरे प्रकाश में खुद को ढकना शुरू कर दिया और जब जियांग ये देख रहा था, तो उसने सोचा कि उसे स्तर ऊपर करने के लिए भक्षण करने की आवश्यकता है, इसलिए उसे खुश करना आसान नहीं होगा। कीट माँ के शरीर ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया और जल्दी से जियांग ने एक आक्रामक रुख अपनाया। धीरे धीरे कीट माँ विकसित होने लगी और एक मानव महिला का रूप लेने लगी। कई सेकंड बाद कीट माँ सफलतापूर्वक विकसित हुई। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी। उसके बाल सफेद थे और उसने कवच पहना हुआ था। एक जानलेवा नजर से वह जियांग को घूरने लगी। धीरे धीरे वह जियांग की ओर बढ़ने लगी और उसके सिर के ऊपर एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। नई प्लेग की रानी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरी थी और उसका स्तर ऊपर हो गया था। स्तर ऊपर करने के साथ साथ उसने नई क्षमताएं प्राप्त की। पहली क्षमता को पोषण कहा जाता था। इस क्षमता के साथ वह मेजबान के साथ 10 बार अनुभव साझा कर सकती थी। दूसरी क्षमता को जहरीली धुंध कहा जाता था। इस क्षमता के साथ वह सब कुछ नष्ट करने वाले घातक मियाज़मा में बदल सकती थी। तीसरी और अंतिम क्षमता को कम्युनियन कहा जाता था। इस क्षमता ने उसे मेजबान की सभी क्षमताओं को 20% तक बढ़ाने की अनुमति दी। कीट माँ का रूप देखकर जियांग आश्चर्यचकित हो गया। कीट माँ ने गति पकड़ी और उसे गले लगाने के लिए जियांग पर झपटा। उसने उसे समझाया कि छोटा नियान विकसित हो गया है। जियांग कुछ उलझन में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने अपना सिर थोड़ा सा उसकी ओर घुमाया और ये देखकर शर्मा गया कि कीट माँ एक मानव रूप में विकसित हो गई है। उसने जियांग को गले लगाना बंद कर दिया और उसने उसके सिर को सहलाना शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों मुट्ठियां भींच लीं और जियांग को गुरु के रूप में संदर्भित किया। एक मुस्कान के साथ उसने समझाया कि छोटा नियान मांस और खून खाना चाहता था। जब जियांग उसके सिर को सहला रहा था, तो उसके सिर के ऊपर एक स्टेटस विंडो दिखाई दी। उसका नाम 9 मियाज़मा विंग था और उसके पास 4 क्षमताएं थीं: पॉइजन मिस्ट, फीड, फ्यूरी और यूनाइटेड। वर्तमान में उसका भक्षण मूल्य 0 था। एक बार भक्षण मूल्य बार भर जाने के बाद वह संतान पैदा करना शुरू कर सकती थी। उसके पास अनुभव, वापसी और विशेषता वृद्धि नामक 2 निष्क्रिय क्षमताएं थीं। जब जियांग नन्ही नियान के सिर को सहला रहा था, तो उसने उसकी स्टेट विंडो को देखना शुरू कर दिया और सोचा कि आध्यात्मिक गुरु प्रतिभा कीट माँ के भक्षण विकास को तेज कर सकती है, साथ ही उसके अनुभव विकास को भी, जो बदले में उसके अपने सुधार को गति देगा। इसके अलावा कीट माँ उसकी सभी विशेषताओं को 20% तक बढ़ाने में सक्षम थी। जियांग की कक्षा और यह प्रणाली एक आदर्श संयोजन थे। इसके साथ उसे लड़ाकू वर्ग की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने हाथों को बगल में फैलाया और उसके हाथों की हथेली से कीड़ों का एक गुच्छा निकलने लगा। उसने अपना सिर कीड़ों की ओर घुमाया और आश्चर्यचकित रह गया। जब तक वह जल्दी
से उन्हें मारता और खाता रहेगा। उसके पास जल्द ही कीड़ों की एक सेना हो सकती है। जियांग ने अपना सिर महान आध्यात्मिक पेड़ की ओर घुमाया और सोचा कि सिस्टम संदेश में अभी क्या उल्लेख किया गया था। कीड़े, रसातल, एक बिल्ली, प्राकृतिक आपदा जितनी बड़ी आपदा। इस अधूरी जानकारी के साथ ये स्पष्ट था कि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से दूसरों को दिखाया जा सके। खोजे जाने पर उसकी मृत्यु हो सकती थी। उसने अपने हाथ जेब में डाले और जब वह आध्यात्मिक पेड़ को देख रहा था तो उसने अभी के लिए सृजन के रूप में अपनी वर्क पहचान का उपयोग करने का फैसला किया और कीट माँ की जहरीली मायाज़्मा क्षमताओं को राक्षसों को भस्म करने और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए कवर किया। शिपना जियांग की शैली नहीं थी। वह दुनिया को अपने कौशल दिखाने के लिए पर्याप्त मजबूत बनना चाहता था। जब वह विचारों में खोया हुआ था, चेतना का समुद्र पानी हिलने लगा। ये देखकर कीट माँ जल्दी से उछल पड़ी और उड़ने लगी। जैसे ही वे दोनों पानी को देखते थे, जियांग ने उसे समझाया कि इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। उस पल एक जानलेवा नजर के साथ कीट माँ ने अपना सिर पीछे घुमाया और जियांग का ध्यान आकर्षित किया। जब वह पीछे देख रही थी तो वह मुस्कुराने लगी और जियांग को समझाया कि उसे लगा कि कोई खतरा है। उसी समय जियांग सिस्टम के स्पेस से बाहर निकल गया और अपने सामने जो कुछ था उसे देखकर वह चौंक गया। उसके सामने उससे बहुत लंबा एक आदमी था। उस आदमी के काले बाल, दाढ़ी थी और उसकी आंख पर एक निशान था। वह आदमी जियांग के पास गया और उसकी आंखों में घूरने लगा। कई सेकंड तक चुप रहा। उस आदमी ने जियांग से पूछा कि क्या पूरे शहर ने जो जागृति घटना देखी थी वह उसके द्वारा सक्रिय की गई थी। जब जियांग उस आदमी को घूर रहा था तो उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और महसूस किया कि वह कम से कम एक मास्टर रैंक या उससे ऊपर का था। वह सतर्क हो गया और सोचने लगा कि उसे क्यों खोजा जा रहा है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।